आम के पेड़ पर जब बौर आता है ना, तो क्या नज़ारा होता है। हजारों लाखों फूल। और मुझे आपके भेजे हुए रिसर्च पेपर में वो एक आंकड़ा देखकर बड़ी हैरानी हुई कि एक एक गुच्छे में, जिसे हम पैनिकल कहते हैं, 1000 से लेकर 6000 तक फूल हो सकते हैं। जी, ये संख्या वाकई बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब फसल तैयार होती है तो उसी गुच्छे से मुश्किल से एक या शायद दो आम मिलते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि बाकी के 5998 फूलों का क्या होता है? वो कहाँ चले जाते हैं? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। तो आज हम इसी सफर की गहराई में उतरेंगे, फूल से फल बनने की इस मुश्किल और नाटकीय यात्रा को समझेंगे। इसे वैज्ञानिक भाषा में फ्रूट सेटिंग की चुनौती कहते हैं, पर असल में तो ये प्रकृति की एक बहुत बड़ी परीक्षा है ना? बिल्कुल। और ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। इसकी शुरुआत होती है फूलों के प्रकार को समझने से। आम के पेड़ों पर दरअसल दो तरह के फूल आते हैं। एक होते हैं नर फूल यानी मेल, अच्छा। जिनका काम सिर्फ परागकण या पॉलिन देना होता है, और दूसरे होते हैं उभयलिंगी, मतलब हर्माफ्रोडाइट। इनमें नर और मादा दोनों हिस्से होते हैं, और यही वो फूल है जो आगे चलकर फल बन सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ फूलों की गिनती का खेल नहीं बल्कि उनके प्रकार का भी है। मतलब अगर पेड़ पर नर फूल ज्यादा हुए और उभयलिंगी कम, तो बौर चाहे कितना भी घना हो, फसल अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल सही। इसी को सेक्स रेशियो कहते हैं, और ये रेशियो कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे पेड़ की किस्म, मौसम और पेड़ की अपनी सेहत। पर इससे भी पहले एक और प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। फ्लावर बड डिफरेंशिएशन, ये क्या है? ये वो जादुई पल है जब पेड़ ये तय करता है कि एक कली से पत्ता निकलेगा या फिर फूलों का गुच्छा। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब उन 20-30 दिनों के अंदर पेड़ ये फैसला कर रहा होता है कि भविष्य में फल लगेंगे या सिर्फ पत्तियां। ये बिल्कुल, ये पूरी फसल की नींव रखने जैसा है। तो इस दौरान पेड़ को किन चीजों की जरूरत होती है? इस प्रक्रिया के लिए सही तापमान बहुत जरूरी है, और कुछ पोषक तत्व, खासकर पोटेशियम और जिंक। अगर इस दौरान पेड़ किसी भी तरह के तनाव में है तो वो फूलों के बजाय पत्तियों को बनाने का फैसला कर सकता है। हम किसान भाइयों से पूछना चाहेंगे, आपके बागों में इस साल फूलों की स्थिति कैसी रही? क्या आपने फूलों की संख्या और उनके स्वास्थ्य में कोई बदलाव देखा है? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं। तो ठीक है, मान लीजिए पहला पड़ाव पार हो गया, सही तरह के सही संख्या में फूल आ गए। अब अगली चुनौती क्या है? अगली चुनौती है परागकण यानी पॉलिनेशन। आम में ये काम हवा से नहीं, कीड़ों से होता है, जैसे मधुमक्खियां, घरेलू मक्खियां। लेकिन यहाँ मौसम एक बहुत बड़ा विलन बन सकता है। विलन? वो कैसे? अगर फूल खिलने के समय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो ये कीड़े मकोड़े सुस्त पड़ जाते हैं। अच्छा। वो उड़ते नहीं, फूलों तक जाते नहीं, और परागकण की पूरी प्रक्रिया ठप हो जाती है। तो मतलब अच्छी धूप और सही तापमान के बिना कीड़े अपना काम ही नहीं कर पाते। जी, और नतीजे ये होता है कि लाखों फूल बिना परागित हुए ही झड़ जाते हैं। और यहीं से शुरुआती दौर में ही बहुत सारे फूल दौड़ से बाहर हो जाते हैं। चलिए अब इस कहानी के सबसे नाटकीय मोड़ पर आते हैं, फलों का झड़ना। ये जानना मेरे लिए तो बहुत हैरान करने वाला था कि आम का पेड़ प्राकृतिक रूप से अपने 80 से 90% फूल और छोटे फल खुद ही गिरा देता है। जी, 90% तक? ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय है। ये तो प्रकृति का बहुत ही क्रूर गणित है। इसे क्रूर गणित कह सकते हैं, या फिर एक बहुत ही स्मार्ट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। सर्वाइवल स्ट्रैटेजी? हाँ, सोचिए पेड़ के पास ऊर्जा और पोषक तत्वों का एक सीमित भंडार है। वो जानता है कि वो हजारों फलों को पालकर बड़ा नहीं कर सकता, तो वो अपनी सारी ऊर्जा कुछ सबसे मजबूत फलों को देने पर लगाता है और बाकी कमजोर फलों को गिरा देता है। इसे फिजियोलॉजिकल ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन किसान के नजरिए से तो ये बहुत बड़ी बर्बादी है ना? बिल्कुल है, और हमारी सारी कृषि तकनीकें इसी संतुलन को साधने की कोशिश करती हैं। पर फिजियोलॉजिकल ड्रॉप के अलावा भी झड़ने के और भी कारण हैं। दूसरा बड़ा कारण है पोषक तत्वों की कमी। अच्छा, मतलब पेड़ के लिए जरूरी खुराक की कमी। कौन से तत्व सबसे जरूरी हैं स्टेज पर? इस समय 3 हीरो न्यूट्रिएंट्स हैं, बोरोन, कैल्शियम और पोटेशियम। हीरो न्यूट्रिएंट्स? जी, बोरोन एक मैच मेकर की तरह है, ये परागण में मदद करता है। कैल्शियम सीमेंट की तरह काम करता है, जो फल की डंडी को मजबूत बनाता है। और पोटेशियम? पोटेशियम फल के आकार और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाता है।
अगर इनमें से किसी की भी कमी हुई तो फल की डंडी कमजोर हो जाएगी और वो गिर जाएगा। और पर्यावरण का क्या असर होता है, जैसे तेज हवाएं या बारिश? ये तीसरा बड़ा कारण है, पर्यावरणीय तनाव। तेज गर्म हवाएं, जिन्हें हम लू कहते हैं, छोटे फलों से नमी खींच लेती हैं। उन्हें सुखा देती हैं। हाँ, और फूल आने के समय हुई जोरदार बारिश तो सीधे सीधे फूलों और छोटे फलों को पेड़ से झाड़ ही देती है। और चौथा कारण तो हर किसान की सबसे बड़ी चिंता है, कीड़े और बीमारियां। हाँ, ये चौथा और बहुत बड़ा कारण है। इसमें सबसे बड़ा गुनहगार है आम का हॉपर, जिसे फुदका या तेला भी कहते हैं। फुदका? आप इसे बाग का छोटा वैम्पायर समझ सकते हैं। ये फूलों और मुलायम डंडियों से रस चूसकर उन्हें बेजान कर देता है। और फिर पाउडरी मिल्ड्यू जैसी फंगस की बीमारी है जो फूलों पर एक सफेद पाउडर बना देती है, जिससे वो झड़ जाते हैं। तो मतलब पेड़ खुद, मौसम, पोषक तत्वों की कमी और कीड़े मकोड़े सब मिलकर इन नन्हे फलों के दुश्मन बने हुए हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और रीसेट एग्री चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इस जंग में किसान के हथियार क्या हैं? इन सब चीजों से कैसे निपटा जाए? अच्छी बात यह है कि हमारे पास कई वैज्ञानिक हथियार हैं। कोई एक जादुई गोली नहीं है, पर समाधान कई स्तरों पर है। सबसे पहला है पोषक तत्व प्रबंधन, मतलब अंदाजे से खाद डालने की बजाय मिट्टी की जांच करवाकर ये पता लगाना कि किस चीज की कमी है। और इन पोषक तत्वों को देने का सही समय क्या है? समय ही सब कुछ है। जैसे फूल आने से ठीक पहले बोरॉन का स्प्रे। अच्छा। और जब फल मटर के दाने जितने हो जाएं, तब कैल्शियम और पोटेशियम का स्प्रे उनकी डंडी को मजबूत करता है। सोर्सेज में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी पीजीआरस का भी बहुत जिक्र था, खासकर एनए का। ये क्या चीज है? पीजीआरस बेसिकली हार्मोन की तरह होते हैं जो पेड़ की अंदरूनी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। एनए यानी नैफ्थलीन एसिटिक एसिड फल को गिरने से रोकने में बहुत मदद करता है। आपके एक सोर्स में एनए का 20 ppm का जिक्र था। ये सुनने में बहुत वैज्ञानिक लगता है। एक आम किसान के लिए इसका क्या मतलब है? बहुत जरूरी सवाल है। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। 20 ppm मतलब 20 मिलीग्राम एनए को 1 लीटर पानी में घोलना। मतलब बहुत ही कम मात्रा। बहुत कम। इसे आप ऐसे समझिए कि आप एक बहुत बड़ी देग में खाना बना रहे हैं और उसमें एक चुटकी बहुत तेज मसाला डालना है। अगर चुटकी थोड़ी ज्यादा हो गई तो खाना खराब, और कम हुई तो स्वाद नहीं आएगा। पीजीआरस के साथ भी ऐसा ही है। मात्रा बहुत सटीक होनी चाहिए। और सिंचाई का प्रबंधन भी तो बहुत जरूरी होगा। निश्चित रूप से। फल के विकास के दौरान मिट्टी में एक समान नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। अचानक पानी की कमी या अधिकता दोनों ही पेड़ के लिए एक शॉक की तरह होते हैं। इसमें ड्रिप इरिगेशन बहुत मददगार साबित होता होगा। बहुत ज्यादा, क्योंकि उससे पानी धीरे धीरे और सीधा जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पेड़ तनाव में नहीं आता है। इनके अलावा मल्चिंग मतलब पेड़ के चारों ओर पुआल बिछाना और सही समय पर छटाई यानी प्रूनिंग भी बहुत फर्क पैदा करती है। हम किसानों से पूछना चाहेंगे, इन समाधानों में से आप अपने बाग में कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसके क्या परिणाम मिले हैं? अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। तो जो फल इन सारी चुनौतियों से बचकर पेड़ पर टिक भी जाते हैं, क्या उनका सफर आसान हो जाता है या उन पर भी कोई और खतरे रहते हैं? सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो फल बच जाते हैं उनकी क्वालिटी खराब होने का खतरा बना रहता है। इसमें सबसे आम है ब्लैक टिप या कोयली रोग। इसमें आम का निचला हिस्सा काला पड़कर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। और आपके सोर्सेज के मुताबिक इसका कारण बड़ा अजीब है, ईंट के भट्टों से निकलने वाला धुआं। जी हाँ, ईंट के भट्टों से निकलने वाली गैसों के संपर्क में आने से ये होता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि आम के बाग इन भट्टों से कम 1 किलोमीटर दूर हों। एक और समस्या है फलों का फटना। बाहर से तो आम ठीक दिखता है, पर उस पर एक बड़ी सी दरार होती है। ये है फ्रूट क्रैकिंग। ये अक्सर बोरॉन की कमी और सिंचाई में असंतुलन के कारण होता है। जब लंबे सूखे के बाद अचानक बहुत ज्यादा पानी दे दिया जाता है तो फल अंदर से तेजी से बढ़ता है, पर उसकी बाहरी त्वचा फट जाती है। और अल्फांसो के किसान एक और समस्या से बहुत परेशान रहते हैं, स्पंजी उतक। स्पंजी उतक अल्फांसो की एक बड़ी और रहस्यमयी समस्या है। फल बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है, सुंदर और पका हुआ। जी, लेकिन जब आप उसे काटते हैं तो अंदर का गूदा एक हिस्से में स्पंज जैसा खट्टा और बेस्वाद निकलता है। और इसका कारण है सॉइल हीट कन्वेक्शन। ये क्या होता है?
इसे ऐसे समझिए कि फल को तोड़ने के बाद अगर उसे गर्म जमीन पर रख दिया तो वो नीचे से पकना जारी रखता है। जैसे गर्म तवे पर कोई चीज सिंक रही हो। बिल्कुल। बाहर से सब ठीक लगता है, पर अंदर का गूदा उस जमीन की गर्मी से खराब हो जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने किसान मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और एक आखिरी समस्या थी जिसे झुमका या क्लस्टरिंग कहते हैं। हाँ, झुमका। इसमें एक ही जगह पर मटर के दाने जैसे बहुत सारे फल गुच्छे में इस तरह चिपक जाते हैं कि किसी का भी विकास ठीक से नहीं हो पाता। एक ट्रैफिक जैम जैसा। तो कुल मिलाकर आम में फूल से फल बनने का सफर किसी बाधा दौड़ से कम नहीं है। हजारों लाखों फूल दौड़ शुरू करते हैं, लेकिन फिनिशिंग लाइन तक गिने चुने ही पहुंच पाते हैं। बिल्कुल। ये प्रकृति के साथ एक तरह की सौदेबाजी है, लेकिन सही ज्ञान और सही तकनीकों से किसान इस सौदे में अपना पड़ला भारी कर सकते हैं। बिल्कुल। हमने आज उन चुनौतियों और समाधानों पर विस्तार से बात की जो सोर्सेज में दिए गए थे, लेकिन अंत में एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये सब आज की तकनीकें हैं। भविष्य में जब जलवायु परिवर्तन का असर और गहरा होगा, जब बेमौसम बारिश और सूखा और बढ़ेगा, तब क्या सिर्फ यही प्रबंधन तकनीकें काफी होंगी? बहुत जरूरी सवाल है। या हमें आम की ऐसी नई, ज्यादा सहनशील किस्में विकसित करने पर काम करना होगा जो इन बदलती परिस्थितियों का बेहतर ढंग से सामना कर सके? इस पर हम सबको और हमारे कृषि वैज्ञानिकों को सोचना होगा।